नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध अशोक के फूल का सारांश। इस निबंध को विस्तार से मैं पहले करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आज हम सार रूप में इस निबंध को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द्विवेदी जी की बात करें तो ये कैसे निबंधकार हैं? ये ललित निबंधकार हैं। इसके साथ साथ संस्कृति चिंतक और इतिहास बोध संपन्न लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं। उनका निबंध का नाम क्या है? अशोक के फूल। यह केवल एक पुष्प या वृक्ष का वर्णन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म कला और मानव जीवन की जीवनी शक्ति का भी गहन विवेचन इसके माध्यम से किया गया है। इस निबंध की अगर बात करें तो इसमें लेखक ने अशोक के पुष्प को यानी फूल को केंद्र बनाकर यह स्पष्ट किया है कि संस्कृति स्थिर नहीं होती, वह समय, संघर्ष और जीवन धारा के साथ साथ निरंतर उसमें बदलाव होता रहा है। द्विवेदी जी इतिहास, पुराण, साहित्य, लोक मान्यताओं और मानवीय अनुभवों को जोड़ते हुए भारतीय जीवन दृष्टि का एक व्यापक और बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करते हैं इस निबंध के माध्यम से। अशोक के फूल को देखकर लेखक के मन में कैसा भाव आता है? हमने इस निबंध में पढ़ा था कि वो उदास हैं, लेकिन वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन, विस्मृति और जीवन की निरंतर गतिशीलता का दार्शनिक बोध इस निबंध के माध्यम से उन्होंने करवाया है। तो यहाँ अगर बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करें तो इसमें इन्होंने वर्णन किसका किया है? अशोक का सौंदर्य और लेखक की उदासी का। अशोक के फूल का जो पुष्प यानी उसका जो फूल है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन लेखक का मन कैसा है? उदास है, तो उसका वर्णन भी इस निबंध में किया है। निबंध का आरंभ कहाँ से होता है? अशोक के लाल लाल पुष्पों के मनोहर दृश्य से इस निबंध की शुरुआत होती है। लेखक ये स्वीकार करते हैं कि अशोक के फूल अत्यंत सुंदर, मोहक और सुकुमार हैं। फिर भी उन्हें देखकर उनका मन कैसा हो जाता है? मन का भाव, मन उदास हो जाता है। यह उदासी किसी व्यक्तिगत शौक या सौंदर्य की विरोधी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। यानी उदास क्यों है? जो हमारी भारतीय संस्कृति में बदलाव आया है, उनके मन में जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरागत संस्कृति है उसकी यादें हैं, लेकिन अब वो बदलता हुआ उसका रूप उनकी उदासी का कारण बनता है। लेखक को लगता है कि यह पुष्प या फूल कभी भारतीय साहित्य और जीवन में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन आज वह उपेक्षित और विस्मृत हो गया है, लोग उसे भूल गए हैं। यही अनुभूति लेखक के मन में एक गहरी टीस उत्पन्न करती है। बिल्कुल अशोक के फूल की तरह ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति से वर्तमान मानव समाज दूर जा रहा है, या तत्कालीन कह सकते हैं, तो उसकी गहरी पीड़ा लेखक के मन में है। इस प्रकार निबंध की भावभूमि सौंदर्य से शुरू होकर सांस्कृतिक चिंतन की ओर बढ़ती है। सौंदर्य किसका? अशोक के फूल की सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन इसमें वास्तविकता जो है वो क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति चिंतन और विचारात्मक दृष्टिकोण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरा हम यहाँ पर बिंदु जो लेंगे, पॉइंट बनाएंगे, भारतीय साहित्य में अशोक का गौरवपूर्ण परिवेश। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कालिदास से पहले भारत में अशोक का फूल अज्ञात था, परंतु कालिदास के काव्य में उसे जो शोभा, गरिमा और सुकुमारता मिली वह अद्वितीय है। यानी अनोखा और सुंदर चित्रण कालिदास जी ने किया है। कालिदास के यहाँ अशोक का प्रवेश नववधु के गृह परिवेश जैसा पवित्र, शोभामय और मंगलकारी है। वह नारी सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार और कोमल भावनाओं का प्रतीक उन्होंने माना है। अशोक सुंदरियों के चरण स्पर्श से पुष्पित होता है, कर्णावंतस बनकर यानी उनके जो कर्ण आभूषण बनकर उनके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाता है, और कामदेव के प्रभाव का माध्यम बनता है। यानी कामदेव के प्रभाव यानी प्रेम का भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार अशोक भारतीय सरसाधना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। यानी भारतीय साहित्य में भारतीय प्रेम के बारे में अगर देखें या प्रेम को जानने का अगर प्रयास करें, सुंदरियों के सौंदर्य की अगर बात करें, तो सब जगह अशोक की चर्चा हुई है। लेकिन अशोक का पतन और सांस्कृतिक विस्मृति, इस पर भी इन्होंने इसमें विचार किया है। लेखक अत्यंत मार्मिक स्वर में यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा
ऐसा क्या हुआ कि ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से उतर गया, यानी साहित्य में इसको स्थान देना बंद कर दिया। मुसलमानी सल्तनत की स्थापना के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों में परिवर्तन आया और इसी के कारण अशोक धीरे धीरे विस्मृत हो गया, अशोक को भुला दिया गया। यानी देखिए, मुसलमानी सल्तनत से अभिप्राय यहाँ क्या है, जब मुसलमान आए तो भारतीय संस्कृति में भी बदलाव आया और इसका प्रभाव अशोक के फूल पर भी पड़ा। नाम तो लिया गया पर वैसा सम्मान नहीं रहा जैसा कालिदास के युग में था। लेखक इसे सहृदयता के द्वारा रसबोध की क्षीणता और सांस्कृतिक समृद्धि के शरण यानी हानि से जोड़ते हैं। उसकी पीड़ा इस बात से और ज्यादा बढ़ जाती है कि उत्तर भारत में एक साधारण तरंगित पत्तों वाले पेड़ को अशोक कहकर असली अशोक को भुला दिया गया। ये उसकी समृद्धि का भी अपमान किया गया, यानी वो अशोक नहीं लेकिन उसे अशोक कहा गया। अशोक तरंगित पत्ते जो हम घरों के आगे लगाते हैं, जिसके पत्ते थोड़े लंबे होते हैं, हम कहते हैं कि ये किसका पेड़ है, ये अशोक का पेड़ है, जो कि सुंदरता दिखाने के लिए बनाया जाता है। कुछ कुछ क्रिसमस ट्री की तरह वो लंबाई ले लेता है, तो वो उसको हमने अशोक मान लिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि अशोक का अपमान है, ये अशोक का पेड़ नहीं है। ऐसा कौन मान रहे हैं? लेखक मान रहे हैं। आर्येतर सभ्यताओं और अशोक का संबंध, यानी जो आर्य सभ्यताएं हैं उससे अलग जो सभ्यताएं थी उनका और अशोक के संबंध की बात करें तो निबंध का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लेखक अशोक पुष्प को आर्येतर सभ्यताओं की देन मानते हैं। वह गंधर्व, यक्ष और कंदर्प देवता से उनके संबंध की व्याख्या करते हैं। लेखक के अनुसार कंदर्प और गंधर्व मूलतः एक ही परंपरा के प्रतीक हैं। अशोक को कामदेव का प्रिय पुष्प माना गया, जिसने बौद्ध, शैव और शाक्त साधनाओं को भी प्रभावित किया, यानी इनमें भी बदलाव आया। वज्रयान, कोल साधना और कपालिक मत इसके प्रमाण है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति किसी एक परंपरा की नहीं बल्कि अनेक जातियों और विश्वासों के समन्वय से बनी है। यानी केवल आर्य ही नहीं, आर्य से अलग जो सभ्यताएं यहाँ पर पनप रही थी उसमें भी अशोक का महत्व रहा है। सब पर इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पर धर्म और धर्म की अनेक शाखाओं में बदलाव आया, उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी बदलाव आया और इसका संबंध किससे रहा? अशोक से भी रहा है। अगला हम अगर पॉइंट देखेंगे तो महामानव समुद्र के रूप में भारतवर्ष। द्विवेदी जी ने यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर की का कथन इसमें शामिल किया है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि महामानव समुद्र को उद्धृत करते हुए भारत की बहुलतावादी संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें असुर हैं, आर्य है, शक है, हूण है, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि अनेक जातियां भारत आई। इसीलिए भारत को क्या कहा है रविंद्रनाथ जी ने? महामानव समुद्र कहा है। और यहाँ की संस्कृति को गढ़ने में सहभागी बनी, यानी हमारी भारतीय संस्कृति सभी जातियों की मिली जुली संस्कृति है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह आर्य और आर्येतर तत्वों का अद्भुत मिश्रण है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं भी यहाँ पर अगर देखें तो स्मृतियों और सांस्कृतिक अर्थों से जुड़ी हुई है। अशोक, आम, बकुल, चंपा आदि सब की अपनी अपनी स्मृति और परंपराएं हैं। यानी भारत में कोई भी पेड़, पौधा, फूल, पक्षी सब क्या है? अपनी अपनी एक स्मृति समेटे हुए हैं। यह भारतीय संस्कृति की व्यापकता और ऐतिहासिक गहराई को दर्शाता है कि हमारा इतिहास कितना गहरा है, हमारी परंपरा कितनी समृद्ध है। अगला हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, सामंती सभ्यता का प्रतीक अशोक। लेखक यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अशोक वृक्ष केवल सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि वह एक विशेष सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतिनिधि भी है। परिष्कृत यानी शुद्ध, यानी बदली हुई। वह सभ्यता साधारण जनता के श्रम और रक्त पर पलती थी, यानी साधारण जनता का शोषण करके वो अपना पालन पोषण करती थी। जब सामंती व्यवस्था ढही यानी समाप्त हुई तो समाज बदला और नए धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक हमारे सामने आए। तब अशोक भी पीछे छूट गया, यानी तब हमारी मान्यताओं में भी बदलाव आया। पीर पैगंबर, भूत भैरव,
काली दुर्गा जैसे शक्तिशाली प्रतीकों के सामने यक्ष, गंधर्व और उनके प्रतीक गौण हो गए। अशोक को इनके यक्ष और गंधर्वों के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब क्या था कि अब यक्ष और गंधर्व पीछे छूट गए। अब क्या हुआ, समाज में पीर पैगंबर, भूत भैरव, काली दुर्गा को मान्यता दी जाने लगी। इस प्रकार अशोक का पतन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने अशोक को किसका प्रतीक माना है? सामंती सभ्यता का प्रतीक माना है। जैसे जैसे सामंती सभ्यता में बदलाव आया, समाज में बदलाव आया, वैसे वैसे अशोक भी पीछे छूटता चला गया। अगला हमारा पॉइंट है मनुष्य की जीवन शक्ति और संस्कृति का परिवर्तन। निबंध का केंद्रीय दर्शन मनुष्य की दुर्दम जीवनी शक्ति है, यानी जिसे जिजीविषा कहा गया है कि मानव की जो जीवनी शक्ति है, लेखक ये कहते हैं कि यह शक्ति अत्यंत निर्मम है। वह सभ्यता, संस्कृति, धर्माचार और विश्वासों को रोंदती हुई आगे बढ़ती है। इतिहास में न जाने कितने व्रत, उत्सव और आचार इस जीवन धारा में बह गए, यानी परिवर्तन होता रहा है। समाज का वर्तमान स्वरूप असंख्य ग्रहण और त्याग का परिणाम है, यानी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया तो बहुत सारी ऐसी हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, हमारी अगर देखें तो जीवन शक्ति रही या जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रहा, उसमें हमने त्याग भी किया। शुद्ध कुछ भी नहीं सिवाय मनुष्य की जिजीविषा के, यानी जीवित रहने की जो उसकी इच्छा है, उसके अलावा कहीं भी शुद्धता नहीं है, यानी उसमें बदलाव नहीं आया, बाकी सभी चीजें बदलती रही। यह जीवन धारा गंगा की तरह सब कुछ आत्मसात कर, यानी अपने आप में समेटे हुए आगे बढ़ती रही। लेखक की उदासी इसी बोध से, इसी भाव से उत्पन्न होती है कि आज जिन मूल्यों को हम अमूल्य मानते हैं, वे भी काल के प्रवाह में बदल सकते हैं। यानी जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो जिन्हें हम मानते हैं कि ये जीवन का आधार है, लेकिन लेखक इस भाव से उदास है कि हर काल परिवर्तनशील है और काल का प्रवाह यानी बदलते हुए समय के साथ ये मूल्य बदलते रहे हैं। इसी भाव से लेखक उदास है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अशोक के फूल एक साधारण ललित निबंध नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानव जीवन की गहन दार्शनिक व्याख्या है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा की गई है। इसके माध्यम से द्विवेदी जी ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृति स्थिर नहीं होती, वह समय, संघर्ष और जीवन शक्ति के साथ निरंतर बदलती रही है। लेखक की उदासी निराश नहीं, बल्कि सहृदय चिंतन का परिणाम है। यानी इसमें यहाँ पर केवल निराशा का भाव अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने चिंतन किया है, विचार किया है। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उदास होना व्यर्थ है, क्योंकि अशोक आज भी उसी मस्ती से हंस रहा है। यानी बदलते हुए परिवेश का, बदलती हुई मान्यताओं का किस पर प्रभाव नहीं है? अशोक पर। इसीलिए वो प्रसन्न है, वो हंस रहा है। बदली है तो केवल मनुष्य की दृष्टि, यानी मानव दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है, प्रकृति में बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार यह निबंध हमें अतीत की स्मृति, वर्तमान का ज्ञान, अतीत की यादें, वर्तमान का बोध या ज्ञान और भविष्य के परिवर्तन, यानी आने वाले समय में अनेक परिवर्तन अपने गर्भ में वो समय समेटा हुआ है, और इन तीनों के प्रति हमें सजगता बरतनी होगी, यानी इन तीनों के प्रति हमें सजग रहना होगा। ये संदेश हमें इस निबंध के माध्यम से मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध का सारांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।